हेमंत सोरेन ने 1500 पीजीटी शिक्षकों को दिया नियुक्ति पत्र। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को प्रभात तारा मैदान में 1500 पीजीटी शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देने के बाद वहां के मौजूद भीड़ को संबोधित किया। कहा कि यह पहला मौका नहीं है जब हमने नियुक्ति पत्र दिया है, इसके पहले भी हमने नियुक्ति पत्र का वितरण किया है। हेमंत सोरेन ने कहा कि आज का दिन महत्वपूर्ण है क्योंकि आज शिक्षकों की नियुक्ति हो रही है। हमने अब तक 20,000 से अधिक नियुक्ति पत्र दिए हैं। कुल मिलाकर 60,000 से अधिक नौजवानों को हमने नियुक्ति पत्र दिए हैं। हेमंत सोरेन ने कहा कि हमने सरकार ठीक से संभाला भी नहीं था कि वैश्विक महामारी कोरोना ने हमें जकड़ लिया। झारखंड के सीएम ने कहा कि कोरोना समाप्ति की ओर था तो हमारे विरोधियों ने अपनी हरकतें शुरू कर दी। अलग अलग संस्थाओं की मदद से षड्यंत्र रचने लगे, हमें काम करने से रोकने की कोशिश की, लेकिन हम रुके नहीं, चलते रहे। हमें तो अपनी मंजिल तक पहुंचना था। हेमंत सोरेन ने कहा कि हमारे विरोधी सुनियोजित तरीके से घात लगाकर षड्यंत्र रचते हैं। हम झारखंड के लोग इनके षड्यंत्र को कभी कभी समझ नहीं पाते। इसका नतीजा हुआ कि मुझे 5 महीना जेल में रहना पड़ा। हेमंत सोरेन ने कहा कि हमें उनको ऐसी बातों से न कभी डर था न डर रहेगा। इनसे कैसे लोहा लेना है हमें पता है। यह सहमत का खेल चलेगा। आप आश्वस्त रहें, आपके लिए और इस राज्य की नौजवान पीढ़ी को रोजगार छीनने की हमारी सोच नहीं है। देश में हर चीज़ का निजीकरण हो रहा है, कॉरपोरेट के हाथों में सारी चीज़ें सौंपी जा रही है, इसलिए नौकरियां छीन रही है। रांची में 26 जुलाई से सेना भर्ती रैली का आयोजन। रांची के खिलगांव स्थित फुटबॉल मैदान में सेना भर्ती रैली का आयोजन 26 जुलाई से होगा, जो कि 10 अगस्त तक चलेगा। इसमें बड़ी संख्या में अभ्यर्थी शामिल होंगे। सुरक्षा और शांति के मद्देनजर जिला उपायुक्त जिला दंडाधिकारी राहुल कुमार सिन्हा और वरीय पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार सिन्हा ने संयुक्त आदेश जारी किया है। इसके तहत 2 पालियों में दंडाधिकारी और पुलिस पदाधिकारियों की नियुक्ति होगी। प्रथम पाली में रात 12 बजे से सुबह 8 बजे तक चलेगा, तो वहीं दूसरी पाली में सुबह 8 बजे से दोपहर 4 बजे तक चलेगा। रांची नगर निगम को भर्ती कार्यक्रम के दौरान प्रतिदिन पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने और प्रतिदिन शौचालय की साफ करने का निर्देश दे दिया गया है। साथ ही सभी प्रतिनियुक्ति दंडाधिकारियों को साफ आदेश दिया गया है कि वे अपने निर्धारित समयावधि में अनिवार्य रूप से उपस्थित होकर अपने कर्तव्य और दायित्वों का पालन करें। इसमें किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हिमाचल प्रदेश के चीफ जस्टिस एम.एस. रामचंद्र राव होंगे झारखंड के मुख्य न्यायाधीश। हिमाचल प्रदेश के चीफ जस्टिस एम.एस. रामचंद्र राव झारखंड के अगले मुख्य न्यायाधीश होंगे और जस्टिस डॉक्टर बी.आर. सारंगी की जगह लेंगे। जस्टिस बी.आर. सारंगी 19 जुलाई 2024 को रिटायर हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने जस्टिस राव को झारखंड हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाने का प्रस्ताव किया है। डॉक्टर विद्युत रंजन सारंगी को 3 जुलाई को झारखंड हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया था। इसके पहले तक वह उड़ीसा हाईकोर्ट के जज थे। सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने 27 दिसंबर 2023 को ही डॉक्टर सारंगी को झारखंड हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त करने की सिफारिश की थी। इसके एक दिन बाद यानी 28 दिसंबर से झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस का पद रिक्त था। जस्टिस संजय मिश्रा के रिटायर होने के बाद जस्टिस एस. चंद्रशेखर झारखंड हाईकोर्ट के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए थे। झारखंड में अगले 3 दिनों तक रुक रुक कर होती रहेंगी बारिशें। झारखंड में मानसून की हवा की रफ्तार बढ़ने तथा हवा में नमी के कारण अगले 3 दिन तक रुक रुक कर बारिश होती रहेगी। मौसम विभाग ने यह जानकारी दी है कि भारत मौसम विज्ञान विभाग के रांची स्थित मौसम केंद्र ने बताया है कि राजधानी रांची में गुरुवार को 20 मिलीमीटर से अधिक की बारिश हुई है। इससे पहले 24 घंटे के दौरान गुमला के डुमरी में सबसे अधिक 70.8 मिलीमीटर वर्षा हुई थी। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि कुछ दिन पहले तक मानसून के कमजोर पड़ने से राज्य के कई इलाकों में अधिकतम तापमान में वृद्धि दर्ज की गई है। मौसम वैज्ञानिक ने बताया कि मानसून के टर्फ के गुजरने से झारखंड में बारिश शुरू हुई है। अगले 3 दिनों तक रुक रुक कर बारिश होगी। अभिषेक आनंद ने बताया कि जब तक बंगाल की खाड़ी में सिस्टम पूरी तरह से एक्टिव नहीं हो जाता है तब तक झारखंड में बारिश होती रहेगी। मौसम विभाग के अनुसार झारखंड में 1 जून से 11 जुलाई तक सामान्य से 53% तक कम बारिश हुई है। 1 जून से 11 जुलाई तक झारखंड में सामान्यतः 296.4 मिलीमीटर बारिश होती है, लेकिन इस सीजन में अब तक 138.9 मिलीमीटर ही बारिश हो पाई है। अनुज लोगन को 2023 का मलखान सिंह सिसोदिया कविता पुरस्कार दिए जाने की घोषणा। झारखंड के युवा कवि अनुज लोगन को उनके कविता संग्रह अघोषित उलगुलान के लिए साल 2023 का मलखान सिंह सिसोदिया कविता पुरस्कार दिए जाने की घोषणा हुई है। केपीसी मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष नमिता सिंह और जनवादी लेखक संघ के केंद्रीय संयुक्त महासचिव नरेंद्र रंजन सिंह ने एक बार विज्ञप्ति जारी इस संबंध में सूचना दी है। अनुज लोगन को यह पुरस्कार 6 अक्टूबर 2024 को लखनऊ में आयोजित एक सम्मान समारोह में प्रदान किया जाएगा। प्रसिद्ध कवि मलखान सिंह सिसोदिया द्वारा 2007 में स्थापित यह पुरस्कार प्रतिवर्ष किसी युवा कवि को दिया जाता है।
अनुज लोगन से पहले यह पुरस्कार चर्चित कवि दिनेश कुशवाहा, एकांत श्रीवास्तव, श्री प्रकाश शुक्ला, शैलेश, अशोक तिवारी, भारत प्रसाद, संजीव कौशल, निशांत, संतोष चतुर्वेदी, रमेश प्रजापति, प्रदीप मिश्र, विशाल श्रीवास्तव, ज्ञान प्रकाश चौबे, बच्चालाल, उन्मेष और शंकरनाथ को दिया जा चुका है। युवा कवि अनुज लुगुन समकालीन साहित्य के बेहद चर्चित युवा कवि हैं। अब तक के उनके 3 कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। कविता संग्रह अघोषित उलगुलान की कविताएं आदिवासी जीवन का प्रतिबिंब है। जल जंगल जमीन के खिलाफ खड़ी शक्तियों के विरुद्ध में विद्रोह का स्वर है। कविताओं में पर्यावरण और प्रकृति के संरक्षण के आह्वान के साथ कवि उन लोगों की भी आवाज बनने की कोशिश की है जो हाशिए पर डाल दिए गए हैं। बीआईटी मिश्रा के 70वें स्थापना दिवस पर देश विदेश से जुटेंगे पूर्व छात्र। बीआईटी मिश्रा की स्थापना के 70 वर्ष पूरे हो गए हैं। इस उपलक्ष्य में संस्थान में 2 दिवसीय स्थापना दिवस समारोह का आयोजन 14-15 जुलाई को किया जा रहा है। शुक्रवार को प्रोफेसर श्रद्धा शिवानी, डीन ऑफ एलुमनी एंड इंटरनेशनल रिलेशंस ने बताया कि समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन उपस्थित रहेंगे। उद्घाटन सत्र में सम्मानित अतिथि के रूप में आईआईटी धनबाद के निदेशक प्रोफेसर सुकुमार मिश्रा भी शामिल होंगे। साथ ही बीआईटी मिश्रा के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस के अध्यक्ष सीके बिरला, कुलपति प्रोफेसर इंद्रनील मन्ना, रजिस्ट्रार प्रोफेसर संदीप दत्ता और डीन शामिल होंगे। इसमें संस्थान अपनी नई वेबसाइट का अनावरण करेगा। डॉक्टर विशाल साहू, एसोसिएट डीन एलुमनी एंड इंटरनेशनल रिलेशन ने बताया कि इस आयोजन में पूर्व छात्रों और शिक्षकों को उनके विशिष्ट योगदान के लिए पुरस्कृत किया जाएगा। साथ ही संस्थान के समृद्ध इतिहास को समाहित करती हुई एक स्थापना दिवस स्मारिका का विमोचन किया जाएगा। उद्घाटन सत्र के बाद अनुसंधान एवं विकास प्रदर्शनी का शुरुआत होगी, जिसमें संस्थान के शिक्षक और शिक्षार्थी विद्यार्थी अत्याधुनिक अनुसंधान और नवाचारों का प्रदर्शन करेंगे। यह प्रदर्शनी विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्रों में बीआईटी मिश्रा के योगदान को प्रदर्शित करने के लिए एक मंच प्रदान करेगी, जो अनुसंधान के केंद्र के रूप में संस्थान की भूमिका पर जोर देगी। एक संगोष्ठी आयोजित होगी जो अकादमिक आदान प्रदान और विकास के लिए सहयोगात्मक माहौल को बढ़ावा देने पर केंद्रित होगी। कार्यक्रम में संस्थान के 1984 बैच जिसके 40 वर्ष पूरे हो रहे हैं और 1999 बैच जिसमें 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं के पूर्ववर्ती विद्यार्थी विशेष रूप से आमंत्रित सदस्य होंगे। स्थायीकरण की मांग को लेकर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता का आवास घेरेंगे स्वास्थ्यकर्मी। स्थायीकरण की मांग को लेकर स्वास्थ्यकर्मी बन्ना गुप्ता का आवास घेरेंगे। राज्य संघ और महासंघ की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि 19 जुलाई 2024 को शुक्रवार के दिन झारखंड एमपीडब्ल्यू कर्मचारी संघ एकमात्र लंबित मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन करेगा। बताया कि झारखंड के स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत एमपीडब्ल्यू स्वास्थ्यकर्मियों का स्थायी समायोजन नहीं होना दुखद है। बता दें कि ये कर्मी 2008 से संविदा पर है। अभी तक 1573 कर्मी संविदा पर कार्यरत है। स्थायी समायोजन के लिए मुख्यमंत्री ने तत्कालीन प्रधान सचिव वंदना दादेल को पत्र भेजा है, लेकिन इसे अमल में नहीं लाया गया है। संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि मंत्री बन्ना गुप्ता द्वारा भी स्थायी समायोजन के लिए विभाग को पत्र भेजा गया है। इस पर कुछ अमल नहीं हुआ है। संघ के अध्यक्ष पवन कुमार, महासचिव मंगल हेम्ब्रम और झारखंड राज्य राजपत्रित कर्मचारी महासंघ के महामंत्री सुनील कुमार शाह के नेतृत्व में अनेकों बार इस मुद्दे को उठाया गया, लेकिन कोई परिणाम नहीं निकला है। संघ विवश होकर 19 जुलाई 2024 को मंत्री का आवास घेराव करेगा। इस बाबत झारखंड राज्य राजपत्रित कर्मचारी महासंघ के महामंत्री सुनील कुमार शाह ने कहा कि एमपीडब्ल्यू कर्मचारी संघ के आंदोलन का महासंघ समर्थन करता है। मंत्री एवं राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मांग की जाती है कि राज्य में कार्यरत एमपीडब्ल्यू का स्थायी समायोजन अविलंब किया जाए। संघ के अध्यक्ष पवन कुमार, महासचिव मंगल हेम्ब्रम द्वारा राज्य के सभी एमपीडब्ल्यू को 19 जुलाई को घेराव कार्यक्रम में भाग लेने के लिए बुलाया गया है। इस दिन सभी कर्मी सामूहिक अवकाश पर रहेंगे। घेराव की सूचना राज्य सरकार सहित राज्य के सभी वरीय अधिकारियों को लिखित रूप से दी गई है। जैसे सीजीएल पेपर लीक का सरगना अमन सिंह गिरफ्तार। जैसे सीजीएल पेपर लीक के अहम किरदार अमन सिंह को रांची पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उसकी गिरफ्तारी गुरुवार को बिहार के भोजपुर जिले के आरा से हुई है। पुलिस ने उसके पास से लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन, यूनियन बैंक व एक्सिस बैंक का डेबिट कार्ड बरामद किया है। अमन के मोबाइल फ़ोन व लैपटॉप में सीजीएल परीक्षा की आंसर शीट और कई अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड भी मिले हैं। अमन ने स्वीकार कर लिया है कि प्रश्न पत्र लीक मामले में उसकी भूमिका रही है। वहीं इसमें बिहार के और दर्जन भर लोग शामिल हैं।
गिरफ्तार अमन भोजपुर जिले के उद्वंत नगर थाना के जेतपुर गांव निवासी उमेश कुमार सिंह का पुत्र है। मालूम हो कि जेएसएससी ने 28 जनवरी 2024 को राज्य के 735 केंद्रों से जीएल के लिए परीक्षा आयोजित की गई थी। उसी दिन आयोग को ईमेल के जरिए पेपर लीक होने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसके बाद अभ्यर्थियों ने भी परीक्षा का पेपर लीक होने का आरोप लगाते हुए जेएसएससी मुख्यालय के सामने जमकर हंगामा भी किया था। अगले दिन 29 जनवरी 2024 को जेएसएससी की अधिकारी मधुमिता कुमारी के बयान पर नामकुम थाने में इस मामले को लेकर प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। अमन सिंह ने झारखंड से जीएल पेपर लीक मामले में शामिल अन्य लोगों की संलिप्तता संबंधी जानकारी उपलब्ध कराई गई है। रांची के पुलिस अनुसार जिनके विरुद्ध साक्ष्य जुटाकर आगे की कार्रवाई की जा रही है, इसकी जानकारी रांची पुलिस ने बीते गुरुवार की रात एक प्रेस नोट जारी कर दी है। उधर केस दर्ज होने के बाद इस मामले की जांच के लिए मुख्यालय डीएसपी अमर पांडे के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया है। जांच के क्रम में पुलिस ने पूरे प्रकरण के मास्टरमाइंड झारखंड विधानसभा के अवर सचिव सज्जाद इमाम उर्फ मोहम्मद शमीम और उसके 2 पुत्रों शाहनवाज हसन व शहजादा इमाम सहित 7 लोगों को गिरफ्तार किया था। इस मामले में पुलिस जून में ही 9 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर कर चुकी है। अमन की गिरफ्तारी के बाद कई और लोगों के नाम भी खुलासा हो सकता है। भूमि घोटाले मामले में कमलेश सिंह को प्रवर्तन निदेशालय का समन। रांची में भूमि घोटाला मामले में जमीन कारोबारी कमलेश सिंह को प्रवर्तन निदेशालय ने समन भेजा है। कमलेश सिंह को 19 जुलाई को ईडी के रांची स्थित जोनल मुख्यालय में पूछताछ के लिए हाजिर होने को कहा गया है। कमलेश सिंह पर आरोप है कि कांकेर प्रखंड के चामा गांव में उसने बड़ी संख्या में लोगों की जमीन पर कब्जा कर रखा है। प्यास ग्रामीणों ने इसकी शिकायत कर रखी है। शुक्रवार को कमलेश को सम्मन जारी करने से पहले ईडी की टीम ने चामा गांव जाकर ग्रामीणों की शिकायत का सत्यापन किया था। टीम ने ग्रामीणों से पूछताछ के बाद जमीन पर जारी निर्माण कार्य बंद करवा दिया गया है। ईडी के अधिकारियों ने ग्रामीणों से बातचीत करने के बाद राजधानी रांची कांकेर के अंचल कार्यालय में भी धावा बोला है। वहां अंचल अधिकारी और अंचल निरीक्षक से पूछताछ की थी। दोनों के मोबाइल फोन भी प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों ने जब्त कर लिए थे। ईडी के अधिकारियों का कहना है कि सीओ के मोबाइल फोन में जमीन के कारोबार से जुड़े लेनदेन के सबूत मिले हैं। संदिग्ध परिस्थितियों में कुख्यात कार्तिक मुंडा की मौत। कई आपराधिक कांडों में शामिल कुख्यात अपराधी कार्तिक मुंडा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। पुलिस उसके शव को टीएमएच ले गई। कार्तिक मुंडा के परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने ही उसकी हत्या कर दी है। मृतक के भाई अशोक मुंडा ने कहा कि सुबह करीब 5 बजे सुनारी व आदित्यपुर थाने की पुलिस कार्तिक मुंडा के सुनारी स्थित आवास में छापेमारी करने पहुंची थी। पुलिस को देख कार्तिक मुंडा भागने लगा। पुलिस ने खदेड़कर उसे पकड़ लिया। कार्तिक के भाई ने कहा कि पुलिस उससे बचकर भागने की कोशिश में वह भी घायल हो गया था। जब पुलिस उसे लेकर जा रही थी तो उसके पत्नी ने कहा कि वह भी जाना चाहती है, लेकिन पुलिस ने कार्तिक की पत्नी को साथ ले जाने से मना कर दिया। बाद में परिजन जब खोजबीन करते थाना पहुंचे तो पता चला कि कार्तिक को टीएमएच में भर्ती कराया